रुक जाओ चोर। अरे चोर रुक। अरे रुक जाओ चोर। बहुत पुराने समय की बात है। कुंदनपुर राज्य में विद्याधर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। विद्याधर बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करवाकर वो अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन की घटना है। विद्याधर जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसके कारण विद्याधर की नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। बाहर अंधेरा बहुत ज्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। विद्याधर वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर विद्याधर को पता चला कि उनमें से एक रंगा नाम का चोर था। असल बात यह थी कि रंगा नाम का वो आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया। रंगा, चोरी करना एक अपराध होने के साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चुकारी के काम में पड़ गए? आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? हाँ सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए अब मुझे कोई और रास्ता दिखाई नहीं दिया, तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी भर चोरी का काम नहीं करूँगा। देखने को तो तुम बहुत ही अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि चोरी कर रहे हो? सिपाही के पूछने पर रंगा उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही, मेरा परिवार बहुत गरीब है। बचपन में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़े ही कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घर में काम करती और जो भी कमाई होती उससे मेरा पालन पोषण करती। अभी 2 दिन पहले की बात है। अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आए कि वह एक दूसरे गांव में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वो आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर आ पहुंचे। वह लोग रात वहीं गुजारने की प्रार्थना करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर पर शरण दे दी। तब पति ने बताया कि उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, यदि उन्हें कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत ही उपकार होगा। सुबह होते ही वह चले जाएंगे। तब मेरी माँ ने उन दोनों की बात मान ली। माँ उनसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है और उन लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी मुश्किल होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरी माँ ने उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया। खाना खाने के बाद वो लोग कहने लगे कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला वो कैसे चुकाएंगे। तब मेरी माँ कहने लगी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। इस तरह से पति पत्नी दोनों खाना खाकर उस रात को हमारे घर में ही सो गए। रात भर वो दोनों सोते रहे, परंतु जब हम उन्हें सुबह उठाने के लिए गए तो वो दोनों मर चुके थे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। जब वैद्य ने उन्हें देखा तो उनकी मौत जहर खाने से हुई थी। हमारे घर में नगर का कोतवाल आ पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई तो उसमें से एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास ले गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला ये था कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वो खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि ये मेरी माँ ने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही, अपराध तो मेरी माँ से ही हुआ है और इस अपराध के कारण
मेरी माँ को फांसी की सजा दी जाती है। परंतु तभी दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो दंड इन्हें सुनाया है उस पर एक बार फिर से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि महाराज, इन दोनों माँ बेटों ने अपराध किया है और इसको स्वीकार भी किया है, फिर भी ये दंड उचित नहीं है। इसलिए महाराज, आप इन दोनों पर कुछ दया कीजिए। तभी मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सजा सुना दी। जैसे मंत्री ने कहा, इन दोनों माँ बेटों के मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि ये उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटे ही हैं। इसलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन्हें एक माह के अंदर अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी पड़ेंगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर रंगा कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहाँ से कमाऊं? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत भी की, परंतु फिर भी केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी माँ को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ऐसे में जब मुझे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का इरादा किया, और जब आज मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण विद्याधर जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रंगा पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रंगा की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वो रंगा से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत दुखदाई है, लेकिन तुमने ये जो चोरी का काम किया है ये बहुत ही बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। भैया आप ही बताइए, हमारी हालत को देखकर भला कौन मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में देता, और मान लीजिए कोई दया करके मुझे दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुकाता। रंगा की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ मैं। जो होना था वो हो गया, परंतु इसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत दुख है। इसलिए तुम ये करो, इन स्वर्ण मुद्राओं में से मुझे भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जब सिपाही ने ये बात कही तो उसकी बात सुनकर विद्याधर को बड़ा गुस्सा आया और वह सोचने लगा, देखो बड़ा, ये एक सिपाही होकर चोर को केवल छोड़ ही नहीं रहा, उससे ये भी कह रहा है कि चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ। अगली सुबह ब्राह्मण विद्याधर दरबार में जा पहुंचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताता। तभी राज दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। रंगा नाम का वो युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने के लिए दे दिए। आप सब जानते हैं कि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसलिए अब इसकी मां को कारागार से मुक्त कर दिया जाए।
माँ के कारागार से छूट जाने पर माँ बेटा दोनों बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्यवाही ब्राह्मण विद्याधर बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से फरियाद करने लगा। महाराज, मेरा जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया। अपने व्यापार से मैंने काफी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था। लेकिन महाराज, कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गए। व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। महाराज, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर एक पास के ही गांव में एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था। और जब मैं लौटकर अपने घर वापस आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन और पूंजी थी वो गायब थी। ये बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है तुरंत उसकी छानबीन की जाए और जल्द से जल्द उस चोर को पकड़कर पेश किया जाए। तब व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या क्या तुम सच में उस चोर के बारे में जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि कल जिस माँ को आपने छोड़ा था उसका बेटा रंगा है। उसने मेरे घर में चोरी की है और उसने वहां से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपके राजकोष में जमा करवाया है। इसी तरह से उसने अपनी माँ को भी छुड़वाया है। ये बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। महाराज ने तुरंत रंगा को दरबार में बुलाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है। क्या ये आरोप सही है? क्या वो चोरी तुमने ही की है? हाँ महाराज, उनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ से ला सकता था। जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने मजबूरी में ये चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था। इसीलिए मैंने ये चोरी की। इस प्रकार रंगा ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी माँ को भी बुलवाकर बता दिया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी चोरी किया गया धन है वो व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रंगा को कारागार से छुड़ाया जाएगा। ये सुनकर रंगा मन ही मन में सोचने लगा, भला मेरी माँ इस व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वो धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहां पर मौजूद ब्राह्मण विद्याधर आगे आया। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला ब्राह्मण विद्याधर हूँ। महाराज, मैं इस मामले को अच्छी तरह से देख रहा हूँ। अगर महाराज आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। विद्याधर, तुमको इस मामले पर क्या कहना है? महाराज, छोटा मुंह लेकिन बड़ी बात, परंतु आपका ये फैसला
न्याय के पक्ष में नहीं है। क्या विद्याधर, तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता क्या? क्या तुम मुझसे बहुत बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि मेरे निर्णय में क्या गलत है। अगर ये गलत है तो फिर सही निर्णय क्या है? महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करते समय कई राज्यों का भ्रमण किया है, इसीलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने आया है उसके घर में चोरी करने वाला रंगा है। ये बात मैंने ही उसे बताई थी। ये बात सच है महाराज, उस घर में चोरी करने वाला रंगा ही है। आखिर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय में तुम्हें क्या गलत लग रहा है, ये बताओ। तब ब्राह्मण विद्याधर ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से उसने छुपकर रंगा और उस सिपाही की बातें सुन ली थी। उसके बाद ब्राह्मण विद्याधर आगे कहने लगा। महाराज, उस रात को दोनों पति पत्नी जो जहरीला खाना खाकर मर गए, इसका कारण रंगा की मां नहीं है, ये आप भी जानते थे। परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड आपने जो दिया है, वो भी 1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? ये असंभव है, ये आप भी जानते थे। लेकिन फिर भी महाराज, आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रंगा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद इसके पकड़े जाने पर सिपाही इससे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये आपके पास आता है। आप रंगा को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी मां को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो धनराशि तो राजकोष में पहले से जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वो कहां से लेकर आएगी? उसकी मां भी कहीं ना कहीं चोरी करके ही मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होगी वो आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह फरियाद करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा महाराज, तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज विद्याधर की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, ब्राह्मण विद्याधर, तो तुम ही बताओ कि अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती किसकी है? अपराधी कौन है? उसे अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए? या तो फिर राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को दंड देना होगा। परंतु फिर भी इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो ये समस्या और भी जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए, ये तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने तो विद्याधर कई राज्यों में वहाँ की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही गई बात पर महाराज भी विद्याधर की तरफ देखने लगे और कहते हैं, हाँ विद्याधर, अब तुम ही कोई सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी ही उम्मीद के साथ विद्याधर की तरफ देखने लगा। तब विद्याधर ने कहा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप ये देखिए कि अपराध की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी, ये आपने नहीं जाना, इसीलिए समस्या इतनी बढ़ गई है। रंगा की मां ने तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करनी चाहिए थी। उनकी हत्या करना उसकी मां का उद्देश्य नहीं था। इसलिए महाराज, ये घटना मात्र एक दुर्घटना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अपनी मां को बचाने के लिए रंगा को जब कोई और रास्ता नहीं सूझा तो रंगा एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है, वो कोई पेशावर चोर नहीं है। रंगा की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। आपके सिपाही ने इससे रिश्वत में जो भी धन लिया था वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उससे जो भी अपराध हुआ है वो कुछ कम हो सके।
उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। तभी महाराज कहने लगे, विद्याधर, फिर तो तुम्हारे कहे अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं वह सब बड़े लोग हैं, तो फिर ऐसे में अपराध किसने किया? महाराज, इन सब का कारण आप हैं। 2 अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध तो आपसे हुआ है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वो लेकर आया तब इतने कम समय में वो 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाया, ये भी आपने उससे नहीं पूछा। अगर उसी समय आपने रंगा को पूछा होता ये स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आई, तो ये समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप इसे ऐसे समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता, वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसीलिए उन पति पत्नी की मृत्यु होगी। इसमें रंगा और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसलिए रंगा और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए और रंगा से आपने जो भी जुर्माना वसूल किया है वह इस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ में ही महाराज मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता भी दी जाए। ब्राह्मण विद्याधर के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण विद्याधर की तरफ देखा और कहा, हाँ विद्याधर, आज तक हम न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे थे, लेकिन ब्राह्मण विद्याधर, आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी भी नहीं सोचा। आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, और साथ ही साथ हम आज से ही तुम्हें अपने दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। महाराज की समझ में भी अब ये बात आ चुकी थी कि हर अपराध के लिए एक ही तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद ब्राह्मण विद्याधर राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन बड़े सुख पूर्वक बिताने लगा।